चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए चाय गर्मा गर्म आ चुकी है, दीपिका पी चुकी हैं और सर्दी का मौसम है। मैं तो रेकमेंड करूंगी आप भी पी लीजिए, ठंड गले को आराम मिल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा गला तो ना अभी से बंद होता चला जा रहा है, ऊपर से तस्वीरें भी बर्फ वाली आ चुकी हैं, तो आपका असर ना मेरे ऊपर भी आने लगा है। ये मत बोलिए आपका असर, क्योंकि देखिए कई लोगों को साइकोलॉजिकल होता है, उनमें से मैं भी हूँ। मतलब पीछे मुझे अगर ठंड दिख रही है तो मुझे एक्चुअली ठंड लगने लगती है। आपके साथ ऐसा होता है? ये होता है, कई चीजों में होता है। जो अब आपने बात की और थॉट प्रोसेस क्योंकि वही बन जाता है, तो वो महसूस भी आपके साथ कैसा है? लग जाते हैं ना। मेरे साथ ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ अगर आप सोचो तो महसूस करने पे है। आप अगर सर्दी महसूस कर रहे हो तो लगेगी, नहीं तो आई थिंक स्टूडियो का मौसम ठीक है। लेकिन इससे भी मैं बताती हूँ बड़ी बात, कारण एक आजकल जो लोगों का इतनी जल्दी खांसी जुकाम हो रहा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में ना, ये पोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल मैं ये झेल चुकी हूँ। दोनों चीजें हैं, ठंड तो बढ़ ही रही, पोल्यूशन भी असर दिखा रहा है। एकाएक देखिए टेम्परेचर जो है वो बदल रहा है, लेकिन साथ ही साथ पोल्यूशन स्मॉग से हम परेशान हैं। तो हमारी बात तो हो गई, लेकिन आपको बता दें वैसे पहाड़ी इलाकों में तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, श्वेत श्रृंगार पहाड़ों का हो चुका है। जो खासतौर से देश के पहाड़ी राज्य हैं वहां पर ऑफकोर्स नेचर ने ही इसे क्रिएट किया। इनमें बर्फ से सजी कश्मीर की घाटी हो, इसमें गुलमर्ग की खूबसूरती हमेशा से चार चांद लगाती है। वहीं जोजिला पास पर भी बर्फ से पूरा इलाका जो है वो ढका आपको नजर आएगा। बिल्कुल, श्रीनगर में तो अभी स्नोफॉल हुआ भी नहीं है, लेकिन इस शहर के समेत घाटी के कुछ और निचले इलाकों में बेतहाशा ठंड महसूस की जा रही है। बावजूद इसके सैलानी श्रीनगर समेत कश्मीर घूमने, सैर सपाटा करने तो आ ही रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी यही हाल है। मौसम बेहद सर्द है, पारा कई जगह शून्य से नीचे चला गया। कुल मिलाकर पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का सैलानियों को नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। दिसंबर की दस्तक के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी खुश कर दे रही है। खासतौर से सैलानियों के चेहरे तो कुदरत के इस सफेद सिंगार को देख रोमांचित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हर तरफ बिछी बर्फ ही बर्फ पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा दे रही है। ये ताजा बर्फबारी भी प्रकृति के एक अलग निखार को दर्शा रही है, जो पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। कश्मीर घाटी इन दिनों ड्राई कोल्ड कंडीशन की चपेट में है। कहीं बर्फबारी से सजी खूबसूरत वादियां पर्यटकों को बुला रही हैं, तो माइनस में ही गोता लगाते कई इलाकों को बर्फबारी का भी इंतजार है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि इस बार लानीना, जो कि एक पैसिफिक ओशन में एक वेदर साइकिल उठता है और उसके चलते ठंडी हवाएं ज्यादा बनती हैं और जहां जहां उसका असर जाता है वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। इस साल कश्मीर में लानीना का इम्पैक्ट हो सकता है और उसके चलते ठंड जहां बढ़ेगी, बहुत लंबे बर्फ के साइकिल भी हो सकते हैं। श्रीनगर में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर ये बयां करने के लिए काफी है कि ठंड बेतहाशा है। तापमान माइनस में है, बावजूद इसके सैलानी यहाँ इस कपकपाती ठंड में कुदरती खूबसूरती का ही आनंद लेने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रही है। हम सैर करने आए थे, यहाँ ठंड बहुत है। हम लोगों को ये बता रहे हैं भी मफलर लेके टोपी लेके जहाँ आई, वो तो बहुत माइनस में 3-4 डिग्री माइनस चल रहा है। घूमने के लिए आया हूँ, जैसे बहुत बढ़िया माहौल है, आस पास देख रहा है कि बढ़िया है, लेकिन सर्दी बहुत है। सभी से अपील है कि वो अपने हैंड ग्लव्स, टोपी वगैरह लेकर आए। और सुंदरता की बात करें, बहुत अच्छी सफाई है, सब कुछ बढ़िया है। पर्यटक खुश हैं, मगर साथ ही यहाँ आने वाले दूसरे सैलानियों को ठंड से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। और लोकल्स के लिए भी हर साल ये ठंड का मौसम कुछ दुश्वारियां लेकर आता है और आगे तो चिलई कला का दौर भी होगा, इसलिए एहतियात भी जरूरी है। यहाँ बहुत ठंड लग रही है, माइनस टेम्परेचर हो गया, पानी भी जमता है नलकों में और सुबह चलने में बहुत दुश्वारी होती है, ठंड बहुत है। सबसे बड़ा मसला है, मफलर पहनना पड़ता है, फैरन पहनना पड़ता है, टोपी पहनना पड़ता है। आप देखिए मेरे पास है 2 टोपियां पहनी हुई, इतनी ठंड है। काफी टाइम के बाद इतना माइनस जा रहा है आज, तो काफी ठंड है। तो इसके लिए सवेरे कुछ टोपी लगा के, ग्लव्स लगा के, अगर कहीं इधर उधर मूवमेंट करनी हो और अपने आप को ज्यादा जितना गर्म रख सकें उतना अच्छा है। गुलमर्ग की ये खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें की हैं
पेड़ पौधों से लेकर रास्ते, घर पर बर्फ की परतें जमी नजर आ रही हैं। सब कुछ बर्फ के आगोश में समाया हुआ है। बर्फबारी के नजारों को एंजॉय करने आ रहे सैलानियों की खुशी भी साफ झलक रही है। अब जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो तो फिर स्कीइंग करना तो बनता है। आसमान से गिरती बर्फ की अब इन फुहारों का दीदार कीजिए। तस्वीर कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला पास की है। सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढकी है, फिसलन है, इसलिए गाड़ियां भी पूरे एहतियात से ही आगे बढ़ाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी मौसम काफी सर्द बना हुआ है। यहाँ भी कई जिलों में तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जगहों पर पारा 5 डिग्री से -डिग्री तक पहुंचा हुआ है। शिमला में मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री तक नीचे जा चुका है। यहाँ के कल्पा में पारा 0 डिग्री है। नारकंडा का तापमान 2.4 डिग्री बना हुआ है, तो वहीं मनाली 2 डिग्री और सोलन 3 डिग्री सेल्सियस वाली सर्दी से गुजर रहा है। उधर उत्तराखंड में सूखी ठंड पिछले 2 महीने से बनी हुई है। कुछ दिनों से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिसके चलते सुबह और शाम की ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि दिन के वक्त कई क्षेत्रों में तेज धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाएं कपकपी जरूर छुटा रही हैं। इस दौरान उत्तराखंड में चारों धाम -डिग्री वाली सर्दी से गुजर रहे हैं। जहां केदारनाथ जैसे ऊंचे क्षेत्र में पारा -18 पहुंच चुका है, तो वहीं बद्रीनाथ में -14 और गंगोत्री में -17 डिग्री तापमान बना हुआ है। यही नहीं, यमुनोत्री भी -12 डिग्री वाली सर्दी से गुजर रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 2 दिन मौसम में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने से ठंड में और इजाफा हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान हालांकि ये भी जताया है कि शुक्रवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फबारी भी हो सकती है। फिलहाल दिसंबर के आगाज के साथ ही ठंड हौले हौले पहाड़ों पर अपना असर दिखा रही है। कुछ ऊंचे इलाकों पर हुई बर्फबारी को छोड़ दें तो -डिग्री तापमान में सूखी ठंड बेतहाशा बढ़ रही है। अब इंतजार बारिश और बर्फबारी का है, क्योंकि तब ही इन पहाड़ी राज्यों की खूबसूरती में पूरा निखार आएगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर मौसम का ना अपना मजा है। ठंड का अपना मजा है। बहुत से लोग ठंड इसलिए इंतजार करते हैं कि वो अच्छे अच्छे गर्म कपड़े पहन पाएंगे। विंटर फैशन अलग ही तरह का। मैं तो कल भी कहा था, मुझे तो सिर्फ इसीलिए इंतजार रहता है, अदरवाइज तो मेरी आधे टाइम तबीयत ही खराब रहती है। लेकिन कपड़े हाई नेक, टर्टल नेक पहनो, ओवरकोट पहनो, तो मजा आता है। गर्मियों से अगर कंपेयर करें तो मुझे भी सर्दियां पसंद है। मतलब ठीक है, कपड़ों के मामले में या मौसम वैसे हर मामले में कपड़े भी, सर्दियों के कपड़े जो कोजी सा और जो वेदर होता है वो भी मुझे बचपन में कैसे ऊनी कपड़े पहना करते थे ना हम लोग। हाँ। स्वेटर पहना, आजकल तो स्वेटर नजर ही नहीं आते। अच्छा, याद है बचपन के बाद में मुझे मंकी कैप याद आया। कितने लोगों ने मंकी कैप मैंने पहना है पहना तो जरूर होगा। स्कूल के लिए होता था ग्रे कलर का पहन के जाना। मुझे तो मेरी मम्मी मैचिंग बनाती थी, जैसे यूनिफॉर्म आप पहन रहे हो, घर के कपड़े आप पहन रहे हो। बचपन से ही ना एकदम फैशनेबल रही मैं। तो विंटर फैशन की बात हो रही है, मुझे लग रहा है आजकल फेरेंस बहुत है। अरे बहुत ज्यादा। आपने तो दिखाया भी था कितने अच्छे फेरेंस थे, मैंने तो पहनना भी शुरू कर दिया। मैं बताऊं, मैंने आजकल बहुत जगह ये भी देखा है कि पार्टीज में भी लोग अगर जा रहे हैं विंटर फैशन दिखाने के लिए, तो उसमें फेरेंस बहुत इन है आजकल। और आपको वैसे पसंद भी काफी ज्यादा है, आप ऑफिस में भी कई बार इसलिए मैं उसकी सबसे अच्छी बात बताती हूँ। फेरन की सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो थोड़ा लूज होता है, उसके अंदर आप कितनी लेयरिंग कर लो ना, आप एकदम वार्म रहते हो, और प्लस उसका फैब्रिक बहुत वार्म होता है और लुक जो है वो है ही। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल फेरन देखने हैं ना, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो कौन से ट्रेडिशनल फेरन है, देखिए कश्मीर से हमारे से होगी अशरफ वानी की रिपोर्ट। इस ताजगी भरी सुबह को महसूस करने के लिए मीलों का सफर तय कर सैलानी कश्मीर पहुंचते हैं। कोहरे में लिपटी सुबह एक अलग एहसास देती है। यही खुशनुमा एहसास देश विदेश से लोगों को धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर लाता है। कश्मीर के इस मौसम में आपको फिरन पहने लोग दिख जाएंगे। ये यहाँ का आम पहनावा है। फिरन
पहने ज्यादातर लोगों के हाथों में केसर वाला कहवा का प्याला भी दिखेगा। कश्मीर में यूँ तो 12 महीने सर्दी रहती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने प्रचंड ठंड वाले होते हैं। ऐसे में कश्मीर के लोग फिरन पहनना पसंद करते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड गुरेज घाटी में पड़ती है, जो बर्फ के एतबार से भी जाना जाता है और कड़ाके की ठंड वहां पड़ती है। इस बीच कश्मीर में ठंड से बचने के लिए लोगों के पास नायाब नुस्खा जो है वो एक तो फेरन है और दूसरी कांगड़ी। अगर फेरन की बात की जाए, फेरन की शुरुआत सदियों पहले कश्मीर में ही हुई थी और अब ये देश के साथ साथ दुनिया में भी एक पोशाक के तौर पर मकबूल भी हो रहा है और फैशन भी है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अब इस तरह के फेरन का इस्तेमाल करती हैं और ये देश भर में चल रहा है। फिरन एक लंबा ढीला ढाला ऊनी कुर्ता या गाउन होता है। इसकी लंबाई घुटनों से नीचे या टखनों तक होती है। ये अंदर से काफी चौड़ा होता है ताकि कागड़ी उसके अंदर रखी जा सके। कागड़ी मिट्टी की छोटी अंगीठी होती है जिसमें जलते कोयले रहते हैं। औरतों का फिरन आमतौर पर ज्यादा चमकीला और कढ़ाई वाला होता है। लोग फिरन के साथ कश्मीरी टोपी और शॉल भी ओढ़ी जाती है। अब तो शॉर्ट फिरन, जैकेट स्टाइल फिरन, डिजाइनर फिरन भी आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पारंपरिक तौर पर फिरन बनाई जाती है। यहाँ के लोग विरासत में मिली इस कारीगरी को जिंदा रखे हुए हैं। मैं ये फिरन बना रहा हूँ। तकरीबन ये फिरन बनाने में टाइम लगता है 1 महीना। पहले बेड़ों का ऊन हम उतारते हैं बेड़ों से, उसके बाद वो लकड़ी के बनाते हैं तो उससे हम काटते हैं। घर में भी यही पहनते थे। कहीं दूर सफर में जाना होगा मगर जाते थे ये लगाकर। फिरन तो अभी भी लोगों की पसंद बना हुआ है, मगर पारंपरिक तरीके से बनने वाली फिरन की डिमांड जरूर कम हुई है। पहले लोगों में इसकी डिमांड जाती होती थी, काम ज़्यादा होते थे, सब परिवार लगते थे इसके पीछे, ये बनाते थे। अभी कम किया है लोगों ने तो भी मैंने जिंदा रखा है। मैं ये काम कर रहा हूँ। फिरन के अलावा एक और चीज जो काफी फेमस है वो है घास की चप्पल। आज भी ये घास की चप्पलें बनाई जाती हैं। ये बर्फ में सफर करने के दौरान फिसलती नहीं है। पुराने लोग लाते थे कश्मीर से खरीद कर, खास कर उनको फिक्र थी हमारे को जूते ये चप्पल बनाने, रात ये क्या बोलते हैं विंटर निकालने, तो वो लाकर रखते थे दिसंबर के टाइम पर। बदलते वक्त के साथ हाथ की जगह मशीनों ने ले ली, लेकिन कुछ कारीगर हैं जो इस प्राचीन कला से आज की पीढ़ी को रूबरू करवा रहे हैं। श्रीनगर से अशवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कोई न्यूज़ टुडे। देखिए, आपको श्रीनगर की हमने तस्वीरें दिखाई और आपको विंटर फैशन की बात यहाँ पर चल रही है। दिल्ली में पारा अभी जो बताया जा रहा है, मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि और ज्यादा गिरेगा, कोहरा और ज्यादा होगा। मुझे लगता है दिल्ली वालों के लिए, मुंबई वाले जो है ना वो बड़े एक तरह से तरसते हैं विंटर फैशन के लिए, क्योंकि वहां पर विंटर फैशन नाम का कुछ होता नहीं है। बड़े शौक से दिल्ली आके कपड़े खरीद के लेके जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। क्यों? अरे मैं ना कल इस पे किसी से बात कर रही थी कि सोचो, अगर आपको याद हो कि एक समय था जब हम लोग जाया करते थे ट्रेड फेयर, और ट्रेड फेयर जाके दोपहर का लंच करने में बड़ा मजा आता था क्योंकि गुनगुनी धूप थी, शॉपिंग करके बड़ा मजा आता था। लेकिन अब मौसम देखो कैसे बदल गया। एक्चुअली पहले ही होता था कि नवंबर से ही अच्छी खासी ठंड शुरू हो जाती, लेकिन आपने जो मेट डिपार्टमेंट की बात कही वो वाली सर्दी कल से आने वाली है। क्योंकि अभी तो दिन में 19 डिग्री चल रहा है, रात तक होता है कि 9 पहुंच गया, रात में वो ठंड होती है, लेकिन दिन में अभी उतनी नहीं हो पा रही है कि हम गुनगुनी धूप। दिल्ली की फ्रीजिंग कोल्ड आपने महसूस की? मैं तो हमेशा से ये 10-15 तो और ज्यादा होगा, लेकिन ये बातें 10-15 साल पुरानी है ना। एक बार और अगर मौका मिल जाए कुछ उसी जोन में जाने का तो इशारा है मेट डिपार्टमेंट का कि अगर कल से बारिश होगी ना फिर देखना दिल्ली का। बिल्कुल। और वैसे चूंकि आपने ट्रेड फेयर की बात की तो हम आपको बता दें कि अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो अभी बड़ा अच्छा वो फ्ली मार्केट जो है ना वो दिल्ली में लगा है कई इलाकों में, वहां जा सकते हैं और वैसे ही गुनगुनी धूप के साथ गर्मा गर्म चाय और
कई तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आप वहाँ पे खरीद क्यों सकते कल हैं। हमने सरस वाली बात नहीं बताई, मैं तो बात करना, हम इस पे चर्चा करना ही भूल गए। भाई सरस मेरा लगाया ऐसी सर्दी में, ऐसे मौसम में सही ऑथेंटिक खाना ना, तो आप जरूर जाइएगा। यहाँ खाने पीने की और मार्केटिंग की खबरें ना कभी ऐसे खत्म नहीं होगी हमारे पास, जितना भी टाइम दे दो, मतलब ये बिल्कुल। तो इसमें लेकिन कुल मिला के बात ये, तो शॉपिंग की बात तो हो गई, लेकिन देखिए दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है। कुल मिला के आपको बता दें, जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है, मौसम विभाग ने भी कहा है, दिल्ली एनसीआर में 5 दिसंबर को मौसम के खराब होने की आशंका जताई गई है। दिसंबर की दस्तक के साथ पहाड़ों ने बर्फबारी भी देख ली। मैदान के कुछ इलाकों में जम चुकी ओस की दरारें भी हो गई और कई शहरों ने शीतलहर का एहसास भी कर लिया। अब सवाल है, दिसंबर में आगे मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। हाल फिलहाल बात करें तो उत्तर भारत की सुबह ठंडी है, दोपहर में पारा थोड़ा चढ़ता है और रात में फिर से सर्दी का एहसास होने लगता है। लेकिन अब खबर है कि सर्दी फुल रफ्तार पकड़ने वाली है। हम देखें कि जैसे कि तापमान जो है कल के दिन दिल्ली में, अगर दिल्ली एनसीआर में बात करें तो करीब करीब 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया था न्यूनतम तापमान, सुबह के समय के जो तापमान होते हैं। इसके साथ साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पाकिस्तान के आसपास केंद्रित था, जिसके प्रभाव में जो है तापमान यूजुअली देखा गया कि बढ़ोतरी होती है उसमें, वही आज भी देखा गया। और आज सुबह करीब जो तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी जो है वो इस क्षेत्र में देखी गई, मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में। तो ये जो भी दिन प्रतिदिन चेंजेस होते हैं ये इसी तरह सिनॉप्टिक सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। अनुमान हमारा यही है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव करता है तो जो उसका पिछला क्षेत्र होता है जहां से वो मूव कर रहा होता है वहां पर नॉर्दर्ली यानी कि जो हमारी उत्तरी दिशा से हवाएं आती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आती हैं, वो तापमान को गिराती हैं, जिसकी वजह से जो पश्चिमी तरफ जाएगा तो फिर से तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिल्ली की बात करें तो समझ लीजिए यहाँ ठंड में ठिठुरने का टाइम आ गया है। दिल्ली एनसीआर में 5 दिसंबर को मौसम के खराब रहने की आशंका है। एक कमजोर विक्षोभ के आने की बात भी कही जा रही है, जिसके चलते दिल्ली में तापमान के 6 से 7 डिग्री तक गिरने की भी भविष्यवाणी है। हालांकि इससे दिल्ली में कोल्ड वेव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर के हालात बन सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो है घने कोहरे के लिए कुछ स्थानों घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए वहां पर जो है कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है उत्तर पश्चिम भारत में। ठंड ने अपना असर मध्य प्रदेश में भी दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ 5 से 6 दिसंबर के बीच कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी है। इससे पहले रविवार और सोमवार की रात में भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख इसी तरह बना रहेगा। इंदौर में वर्तमान का मौसम दोबारा से ठंड ने जो है न्यूनतम तापमान कम हुआ है, ठंड ने दोबारा से दस्तक दी है और तापमान जो 15-16 डिग्री तक पहुंच गया था इंदौर शहर का, जो नवंबर के माह में 16 नवंबर और 17 नवंबर के आसपास तापमान 6 डिग्री के आसपास था इंदौर शहर का, वो बढ़ करके फिर कुछ दिनों के बाद से जो है तापमान 16 डिग्री पहुंच गया था। दोबारा से अब जो है 2-4 दिनों से तापमान जो है 8, साढ़े 8 डिग्री, 9 डिग्री के आसपास रह रहा है। और इसका हम मेन रीजन जो देखते हैं, एक तो जो है बर्फीली हवाएं जो आ रही हैं उत्तर भारत की तरफ से, एक तो वो रीजन भी देखते हैं। बाकी जो मौसम की दूसरी गतिविधियां जो हो रही थी, जो हमारे कई सारे जो मौसम प्रणालियां चल रही थी, उनका भी हम रीजन देखते हैं। राजस्थान की बात करें तो दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यहाँ भी सर्दी का एहसास दिखने लगा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने 3 से 5 दिसंबर के बीच चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, सीकर और शेखावटी इलाकों में अभी से कोहरे ने शहर को ढक लिया है। आमतौर पर उत्तर भारत में 4 से 6 दिन कोल्ड वेव रहती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार शीतलहर के दिन 4 से 5 दिन और बढ़ सकते हैं, तो दिसंबर में वो ठंडे दिन आने वाले हैं।
जिसके लिए ये महीना जाना जाता है। इसलिए कंबल निकाल लीजिए और गर्म कपड़ों के साथ ठंड से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर लीजिए। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ इंदौर से धर्मेंद्र कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ठंड के मौसम में वैसे तो कई हिल स्टेशन हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लोनावाला हिल स्टेशन की एक अलग ही बात है। मुंबई से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर ये मशहूर हिल स्टेशन, जहां साल भर सैलानी आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अच्छी यादें लेकर अपने घर चले जाते हैं। और बारिश के मौसम के लिए मशहूर लोनावाला की वादियां ठंडे मौसम में भी खास रंगत लिए रहती हैं। तो आपको लेकर चलते हैं लोनावाला की हसीन वादियों में, जहां पहुंचकर ही आपको सुकून और जन्नत जैसा एहसास होने लगेगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे वहां की खूबसूरत तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। ठंडियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर कोई अपने परिवार संग मौज मस्ती करना चाहता है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई से सटे लोनावाला हिल स्टेशन में और आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम खर्चे में अपने परिवार के संग बकायदा 2-3 दिनों के लिए यहां पर आया जा सकता है और एक अलग ही तरह का आनंद उठाया जा सकता है। गुड न्यूज टुडे इस खबर को लेकर और इस बात को लेकर शुरुआत कर रही है पावना लेक से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें यहां देखने को मिल रही है। पावना लेक है ये और बकायदा किनारों पर कॉटेज बनाए गए हैं। जो कपल्स होते हैं, जो परिवार होते हैं, कॉटेज बुक करते हैं, शाम अच्छी खासी यहां पर बिताते हैं और बोट्स भी है जो पूरी तरह से पावना लेक को घुमाती है। ये वही पावना लेक है जिसके हर कोने पे अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं और हिल स्टेशन में परिवर्तित हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग एक बड़ी संख्या में आते हैं। बारिश में अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन जब बात विंटर की हो, ठंडी की हो, तो भैया लोनावाला की क्या ही बात। तो गुड न्यूज टुडे आज आपको दर्शन कराएगा लोनावाला के सिर्फ न केवल पावना लेक का, बल्कि आसपास के दूसरे भी माउंट स्टेशन का, हिल स्टेशन का। तो देरी किस बात की है, आइए चलते हैं। पावना लेक में व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। आदेश रसा। आदेश जी, ये जो पीछे सारे कॉटेज वगैरह सब बने हुए हैं आपके प्रॉपर्टी पे? हमारे प्रॉपर्टी पे। कितने साल से है ये व्यवसाय? मुझे लगता है कि बहुत पुश्तैनी है। हाँ, लगभग ये 15 से 16 साल से पहले से आप कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो कॉटेज है, ये जो बनाया गया है, इसका साइज क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या है वैसे? सर, ये डिलक्स कॉटेज है ये वाला। हाँ। इसका साइज इसका साइज थोड़ा ज्यादा रहता है और इसमें अटैच वॉशरूम है, एसी है, बेड है, बाथटब है और स्क्रीन है। बाथटब भी इतने छोटे से? हाँ, बाथटब भी है। और दूसरा सर रेगुलर कॉटेज है। हाँ। उसका अटैच वॉशरूम है, एसी और बेड है उसमें। अच्छा, तो ये 24 घंटे का कितना रुपया लेते हैं आप? एक बड़े का डिलक्स का और छोटे का दोनों का बताएं। सर, डिलक्स का रहता है मिल्स के हिसाब से लेंगे तो 7000 पर 2 पर्सन विथ मिल्स रहता है और रेगुलर का रहेगा सर 6500 2 पर्सन विथ 24 घंटे 20 to 24 आवर्स का। लोग आते हैं सर। लोनावाला ट्रिप पे गुड न्यूज टुडे की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मंकी पॉइंट पे। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये जगह। दो बहुत ही अहम चीजें हैं। पहला तो ये कि भाई ये देखिए, सूर्य जो है वो अब अस्त हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीर, इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है जहां भी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ठंडी का माहौल है, मैंने भी जैकेट पहन रखी है अंदर की तरफ से। और मंकी पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं जिनके साथ लोग सेल्फीज खिंचाते हैं, थोड़े से क्वालिटी टाइम बिताते हैं। कैसे हैं यहाँ के मंकी? क्या मतलब परेशान करते हैं या फ्रेंडली हैं? नहीं, एंजॉय करने को आते हैं तो आदमी कोई खाने को देते हैं, कोई ऐसे भी छोड़ देते हैं, ऐसा मतलब मजा लूटते हैं, इसके लिए आते हैं। यहाँ पे क्या खासियत होती है देखने का? जैसे मैंने सूर्य अस्त बताया, सनसेट पॉइंट है इधर, ज्यादा करके मंकी है और पहाड़ टाइप है और बारिश के टाइम पे और हरियाली हो जाती है तो फोटो खींचने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। कहेंगे अभी तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्यों आना चाहिए लोनावाला? यहाँ आना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा सीन है और आप लोग के लिए एंजॉय के लिए भी, अपना दिमाग शांत करने के लिए भी अच्छा है। दिमाग शांत करने के लिए अच्छा है। चलिए, आपको हम अब जब पर्यटन की बात हो रही तो थोड़ा सा धार्मिक पर्यटन पर हम आपको लिए चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं बिहार की पावन धरती बोधगया, जहां पर्यटन सीजन शुरू होते ही रौनक लौट आई है और महाबोधि मंदिर परिसर से लेकर आसपास की सड़कों तक विदेशी और देसी पर्यटकों की चहल पहल आपको नजर आ जाएगी। यहाँ थाईलैंड, मंगोलिया, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान समेत कई एशियाई देशों से यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, जिससे स्थानीय व्यवसायियों में भी काफी उत्साह है।
खुशनुमा मौसम और आस्था के साथ आध्यात्म का संगम। बोध गया की पावन धरा पर इन दिनों चहल पहल बढ़ी हुई है। पर्यटन का सीजन शुरू होते ही महाबोधि महाविहार के आसपास विदेशी सैलानियों की भीड़ नजर आती है। दिन भर अनगिनत कदमों की आहट और रात में दीपों की मध्यम रोशनी दोनों मिलकर बोध गया के आध्यात्मिक अनुभव को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। सीजन स्टार्ट हुआ है और बोध गया का माहौल अभी पूरा भरा हुआ है। बहुत सारे टूरिस्ट आए, बहुत सारे विदेशों से टूरिस्ट आए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम भरे हुए हैं अभी टूरिस्ट और चहल पहल यहाँ बनी हुई है। थाईलैंड, मंगोलिया, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान समेत तमाम देशों से बड़ी संख्या में आए बौद्ध श्रद्धालु रोजाना महाबोध परिसर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। शहर की सड़कें और बाजार सैलानियों से गुलजार हैं। वाकई स्वर्ग लग रहा है आज के दिन। इधर इतना इतने लोग घूमने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोध गया में इस बार आने वाले पर्यटकों में बढ़ोतरी हुई है। देश विदेश से आ रहे लोगों की वजह से मंदिर परिसर में खासा उत्साह देखा जा सकता है। बोध गया में अभी बहुत चहल पहल लग रहा है। पर्यटन लोग आ रहे हैं देश विदेश से, सारा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, म्यांमार, वियतनाम सारे लोग टूरिस्ट अभी पहुंच रहे हैं। ये धरती आज भी उतनी ही पवित्र और शांत है जितनी तब थी जब बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि शांति की वो धरा है जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा देती है। देश विदेश से आने वाले हर तीर्थ यात्री की आस्था यहाँ आकर एक नई रोशनी पाती है और बोध गया उसी रोशनी को पूरे संसार में फैलाने का अटल केंद्र बना रहता है। बोध गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे उत्सवों की रौनक आपको दिखाते हैं जिनकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। जहां ओडिशा के पुरी में इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट फेस्टिवल चल रहा है। दुनिया भर के 140 से ज्यादा सैंड आर्टिस्ट रेत पर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरी का चंद्रभागा बीच इन दिनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत कलाकृतियों से सजा हुआ है। वहीं देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का संगम दिख रहा है। यहाँ पर तमिल संगमम कार्यक्रम में तमिलनाडु की संस्कृति, खान पान और संगीत की झलक दिख रही है। तो ओडिशा में पुरी के समुद्र तट पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल की धूम मची है। दुनिया भर के 140 से ज्यादा सैंड आर्टिस्ट अपनी कला का जादू दिखा रहे हैं। खूबसूरत कलाकृतियों से सजा चंद्रभागा बीच सैंड आर्टिस्ट के लिए तो महामंच सा बन गया है। और 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जागरूकता संदेशों पर बनी शानदार कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास इन दिनों कला का महाकुंभ चल रहा है। पुरी के चंद्रभाग बीच पर दुनिया भर से आए सैंड आर्टिस्ट 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल में अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। रेत पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियों को गढ़ा जा रहा है। आस्था, संस्कृति, विरासत और जागरूकता संदेश पर बनी कलाकृतियों को सधे हाथों से सजीव किया जा रहा है। रेत पर उकेरी जा रही है इस कलाकृति में भगवान बुद्ध के शांति संदेश के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर की छवि को बेहद बारीकी से सजाया गया है। हर तरफ एक से बढ़कर एक शानदार कलाकारी देखने को मिल रही है। एक ओर जहां राम मंदिर की कलाकृति बनाई गई है, वहीं दूसरी ओर पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर को भी बनाया गया है। मंदिरों के साथ साथ भगवान की मूर्तियां भी दर्शकों का मन मोह रही हैं। रेत पर बनी दुर्गा मां की ये छवि श्रद्धालुओं को लुभा रही है। पुरी का ये समुद्र तट दुनिया भर के सैंड आर्टिस्ट के लिए एक सबसे बड़ा मंच बन गया है, जहां देश विदेश के 140 से ज्यादा सैंड आर्टिस्ट अलग अलग थीम पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
जहां पुर्तगाल की सैंड आर्टिस्ट टीम ने रेत पर समुद्र की रक्षा करने वाली देवी को उकेरा है, वहीं जापान की सैंड आर्टिस्ट टीम समुद्र में स्वच्छता का संदेश देने वाली कलाकृति बना रही है। रेत पर बनी मूर्तियां सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण से लेकर विश्व शांति तक की थीम को दिखाती हैं। ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे कोणार्क के हेरिटेज फेस्टिवल के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है। पुरी के तट पर ये महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें पर्यटकों को एक से बढ़कर एक शानदार कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी तमिल संगमम का गवाह बन रही है। द्रविड़ संस्कृति के केंद्र बिंदु तमिलनाडु की संस्कृति, खान पान, गीत संगीत का काशी में सीधे साक्षात्कार हो रहा है। काशीवासी मिनी तमिलनाडु की झलक देखने के लिए काशी तमिलनाडु के सदियों पुराने नाते को जीवंत होते हुए भी देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नीलमेलाम काशी, इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। वड़क्कम काशी। तमिलनाडु से आए मेहमान कुछ ऐसे ही काशी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। काशी में उत्तर और दक्षिण के महासंगम की शुरुआत हो चुकी है। ऐतिहासिक नगरी काशी नमो घाट पर भारत की 2 पौराणिक संस्कृतियों के मिलन की गवाह बन गई है। भारतीय सनातन संस्कृति के 2 पौराणिक केंद्र विश्वेश्वर और रामेश्वर का मिलन बनारस में शुरू हो गया है, जिसे इस बार नाम दिया गया है काशी दत्त मिल संगमम 4.0 और थीम है तमिल सीखें। तमिल करकलम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। काशी तमिल संगमम 2 चरणों में आयोजित हुआ है। पहला चरण 2 से 15 दिसंबर तक काशी में होगा और दूसरा चरण 15 से 31 दिसंबर तक तमिलनाडु में होगा। पहले चरण में 7 ग्रुप तमिलनाडु से काशी आना शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरे चरण में लगभग 300 छात्र बनारस के तमिलनाडु भेजे जाएंगे। बतौर हिस्सा 50 शिक्षक तमिलनाडु से काशी आएंगे, जो यहाँ स्कूलों में तमिल भाषा एवं संस्कृति का परिचय देंगे और छात्रों को तमिल सिखाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। संगमम का मुख्य उद्देश्य भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत की विविधता में एकता की भावना मजबूत करना है। संगमम के लिए काशी सजी धजी है, यहाँ रौनक है। इस मौके पर उत्तर दक्षिण की संस्कृतियों, परंपरा, खान पान और शैलियों का संगम मन मोह रहा है। चारों ओर उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन देखने को मिल रहा है। मंच हो या दर्शक दीर्घा या यहाँ लगे स्टॉल, सब तरफ उत्तर दक्षिण के मिलन का संगीत गूंज रहा है। उत्तर दक्षिण के मिलन के इस कार्यक्रम के लिए लोगों में भी गजब का उत्साह है। इस महामिलन के जरिए 2000 साल पुराने काशी तमिल रिश्तों को तो और मजबूती मिलेगी ही, उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी को भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि काशी तमिल संगमम न केवल सांस्कृतिक समन्वय है, बल्कि आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सामंजस्य का भी प्रतीक है। काशी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां स्ट्रे डॉग्स को लेकर देश में बहस जारी है, कई लोग चाहते हैं कि इन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए, जबकि पशु प्रेमी इसके खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसके लिए एक अलग और प्रभावी तरीका निकाला गया, जो बहुत कारगर साबित हुआ है। दरअसल बीएसएफ ने अपने एक वेटरनरी हॉस्पिटल में सेना और अपने ट्रेन डॉग्स के साथ स्ट्रे डॉग्स के रखरखाव और इलाज का भी पूरा इंतजाम किया है। बीएसएफ का ये कदम सराहनीय माना जा रहा है। ये तस्वीर है श्रीनगर स्थित बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर मुख्यालय की। बीएसएफ के इस वेटरनरी हॉस्पिटल में सेना और बीएसएफ के ट्रेन डॉग के साथ स्ट्रे डॉग्स के रखरखाव और इलाज का भी पूरा इंतजाम है। घुसपैठ और तस्करी का पता लगाने, विस्फोट खोजने और आपातकालीन स्थितियों में बीएसएफ की मदद करने वाले विशेष कुत्तों की यहाँ देखरेख तो होती ही है,
स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन भी होता है। खासतौर से अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, उन सीमाओं पर जहां पर बहुत कम लोगों की उपस्थिति होती है, वहां पर या तो सेना के जवान या फिर सुरक्षा बल के जवान और साथ ही साथ जो हैं उनके साथ हमेशा वफादार फौजी कुत्ते रहते हैं। यहाँ पर हम श्रीनगर के जो वेटरनरी हॉस्पिटल है स्मॉल एनिमल्स का, उसमें है। कश्मीर में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या है। 1 साल पहले कश्मीर आई रूपा यादव ने इस समस्या से निपटने का आसान और कारगर तरीका निकाला। रूपा यादव ने इसकी शुरुआत बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर मुख्यालय से की। रूपा ने सबसे पहले मुख्यालय परिसर के आसपास के आवारा कुत्तों को वैक्सीनेट किया। बढ़ती तादाद को नियंत्रित करने के लिए उन्हें स्टेरिलाइज्ड किया। जो कुत्ते बीमार थे उनका इलाज भी किया गया। ये सिलसिला लगातार जारी है। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि अपने कैंपस में रेबीज और डॉग बाइट्स ना हो। कंप्लेंट्स आती थी, बाबा की मीटिंग हम रखते हैं, बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि हमें डर लगता है, हमारे बच्चों को डर लगता है, यहाँ के डॉग भी हट्टे कट्टे होते हैं। तो फिर मैंने, आप देखेंगे बहुत ही इजी है, अपने ऊपर लेके सोचे हम, हमें अगर खाना, पानी, नींद, शेल्टर, बीमारी से इलाज नहीं मिलेगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। वही इनका रीजन है। तो वो हम एवरी ईयर करते हैं। 400 डॉग स्टरलाइज कर चुके हैं और अभी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हम गाइड कर रहे हैं। कश्मीर में जो तरीका अपनाया गया है उससे कुत्तों के हमले की घटनाओं में भी कमी आई है। लोगों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर डर कम हुआ है। स्ट्रे डॉग को पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान मिल रहा है और उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।